अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रख, आलम इस्लाम के मजलूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। आमीन। सबसे पहले आपको खबर देंगे सुप्रीम कोर्ट के जारी हुक्मनामे के मुतालिक। तो सुप्रीम कोर्ट ने कराची से तमाम साइन बोर्ड्स फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। मेयर साहब, आपने कराची का क्या हाल किया है? चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, कहा जाओ भाई अब जान छोड़ो। वजीर आला सिंध सिर्फ हेलीकॉप्टर पर दौरा करके आ जाते हैं, होता कुछ नहीं है। पूरे शहर में कचरा है, हर तरफ ताउन की सूरत हाल है। लगता है लोकल बॉडी और सूबाई हुकूमत की इस शहर से दुश्मनी है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गैर कानूनी बिल बोर्ड से मुतालिक केस की समाअत हुई। कमिश्नर कराची और मेयर वसीम अख्तर अदालत में पेश हुए। SSP साउथ भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इदारों की नाकिस कारकर्दगी पर इजहार बरहमी किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सबसे ज्यादा बिल बोर्ड रहायशी इमारतों पर लगे हैं। आप लोगों ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है, कोई कराची के मामले पर संजीदा नहीं। चीफ जस्टिस ने इदारों की नाकिस कारकर्दगी पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि कमिश्नर साहब, आपके शहर में हर जगह बिल बोर्ड्स लगे हैं। कमिश्नर कराची ने अदालत को जवाब देते हुए कहा कि लोग पब्लिक प्रॉपर्टी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि जिम्मेदारान के खिलाफ क्या किया गया जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। कमिश्नर कराची ने जस्टिस इजाजुल एहसन को जवाब देते हुए कहा कि ये एक माफिया है और बहुत सारे इदारे हैं। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से मकालमा करते हुए कहा कि सबको फारिग करें, आपके पास इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से मकालमा करते हुए कहा कि बच्चे गटर के पानी में रोज डूब रहे हैं। लगता है सूबाई और लोकल गवर्नमेंट की कराची से दुश्मनी है। मेयर कराची कहते हैं इख्तियार नहीं तो घर बैठ जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि मेयर कराची वसीम अख्तर साहब कहाँ हैं? शाहराह फैसले पर इमारतें देखी, इश्तिहार ही इश्तिहार लगे हैं। हुकूमत का काम है कि बिल्डिंग प्लान पर अमल कराए। कराची में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो सब कर लेता है। सिंध में कानून नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। कराची को बनाने वाला अब तक कोई नहीं आया। मेयर साहब, आपने कराची का क्या हाल किया है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि डायरेक्टर एडवर्टीजमेंट वजीर अली कहाँ हैं? एडवोकेट जनरल सिंह ने कहा कि मुकदमा दर्ज हो गया है और कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मुल्ज़मान कहाँ हैं? SSP साउथ ने अदालत को जवाब देते हुए कहा कि मुल्ज़मान को ढूंढ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने SSP साउथ को हुक्म देते हुए कहा कि मुल्ज़मान समंदर के नीचे गए हैं, मुल्ज़मान को आधे घंटे में ढूंढ कर लाएं। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कि अदालत की मुझ पर नाराजगी दुरुस्त है, लेकिन पानी, कचरा, ट्रांसपोर्ट, मास्टर प्लान के इख्तियारात मेरे पास नहीं है। और मजीद बोले कि कोई भी मेयर आ जाए वो इन वसाइल से काम नहीं कर सकता। नालों के ऊपर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आके नाले साफ कर रही है, तो उनकी नाराजगी बिल्कुल बजा है। कराची के लोग 95% टैक्स सिंध गवर्नमेंट को देते हैं, 65% टैक्स फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं। वो कहाँ जाता है? हमारा क्या कसूर है जो हम टैक्स दे रहे हैं? और कराची का हाल देखें आप क्या है कि सिर्फ नालों की सफाई के लिए पूरा पाकिस्तान आ गया है कराची उसको ठीक करने के लिए। लोग हमसे खुश हैं इसलिए वोट देते हैं। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी का मेयर कराची के बयान पर रद्द अमल। कहा सिंध हुकूमत के पास जितने वसाइल हैं इसी के मुताबिक काम कर रहे हैं। कानून के मुताबिक मेयर कराची को फंड देते हैं। वसीम अख्तर को मुतमईन करने के लिए कानून तब्दील करना पड़ेगा। इख्तियारात हैं जो वसाइल हैं वो हम देते हैं। अब उससे अगर मेयर साहब मुतमईन नहीं है तो फिर वो कानून तब्दील करना पड़ेगा। बाकी तो 100% इत्मीनान पर शिकार करने की कोई कहे कि सूबा सिंध की हुकूमत की है तो मैं भी कहता हूँ कि 100% तो नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जो हमारे पास वसाइल हैं जितना ह्यूमनली पॉसिबल है और जो चैलेंजेस हुकूमत को दरपेश हैं वो बहुत बड़े हैं, तो जितने वसाइल हैं जितना हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। और शायद सूबा सिंध के लोग पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से किसी हद तक मुतमईन हैं और यही वजह है कि 2002 से लेकर 2018 तक अगर हम नताइज देखें सिंध के इंतखाबात में तो पीपल्स पार्टी की नशिस्तों में इजाफा हो रहा है। अगर हमारी कारकर्दगी इस्लाम पर ना होती तो शायद लोग हमें इतना वोट ना देते। सुप्रीम कोर्ट ने हिल पार्क की जमीन पर कायम घरों को मुनहदम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कमिश्नर कराची को कब्जा खत्म करा के रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। हिल पार्क में तजावजात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई।
दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हिल पार्क पर कोई सोसाइटी नहीं है। कमिश्नर कराची ने बताया कि इस वक्त भी 13 घर हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, जी क्या वो मास्टर प्लान में हैं? कमिश्नर कराची ने कहा कि वो 13 घर मास्टर प्लान में नहीं हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हिल पार्क 56 एकड़ जमीन पर मुख्तस है। हिल पार्क PECHS ब्लॉक 6 से टच होता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि PECHS सोसाइटी ने तो सारे नाले पर कब्जा करा दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सारे घर 500 गज के हैं, जबकि की कैटेगरी है ही नहीं। अदालत ने निजी स्कूल की इमारत मुनहदम करने की हिदायत कर दी। कमिश्नर कराची ने कहा कि मकीनों को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सारा किया धरा PECHS का है। सारे नाले खत्म हो गए, शाहराह कायद के साथ नाला अब शुरू कर सकते हैं। अदालत ने बाग इब्ने कासिम पार्क में मुनहदम शुदा इमारत का मलबा फौरी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतालिक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सर्कुलर रेलवे की बहाली का दिया गया वक्त खत्म हो रहा है, हम आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते में टेंडर का अमल मुकम्मल हो जाएगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुपर हाईवे पर अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, आप वक्त ही बढ़ाएंगे या अमल भी मुकम्मल होगा? आप मंसूबे में 5 से 10 साल लगा देंगे, ये गेट कब बनेंगे? कराची में लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि के इलेक्ट्रिक के CEO के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। के इलेक्ट्रिक की पूरी इंतजामिया का नाम ECL में शामिल किया जाए, हम हुक्मनामा भी जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के मौके पर कराची में लोड शेडिंग पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि बिजली वालों के मजे लगे हैं, सब माफिया हैं, सब एक दूसरे को मारने पर तुले हैं, 8-10 लोग रोज मर रहे हैं, नेपरा कुछ नहीं कर रही। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि जो कराची की बिजली बंद करता है उसको बंद नहीं करने दें। चूड़ियां पहनी है सबने क्योंकि ये उनका पैसा खाते हैं। हर वो शख्स जो करंट लगने से जाँ बहक होता है उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मुल्की, दाखिली और खारजा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ISI की कारकर्दगी को भी सराहा। आर्मी चीफ की खतरात से निमटने के लिए ISI की हिकमत अमली की तारीफ आर्मी चीफ का DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। आपको बता रहे हैं कि आर्मी चीफ ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। इस मौके पर आर्मी चीफ का DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ के खतरात से निपटने के लिए ISI की हिकमत अमली की तारीफ और आर्मी चीफ ने ISI की कारकर्दगी को सराहा, जबकि मुल्की, दाखिली और खारजा सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई और आर्मी चीफ को इस मौके पर मुल्की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। अब आपको बताएं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आसिफ अली जरदारी पर वीडियो लिंक के जरिए पाक लेन रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक सदर ने फर्द जुर्म की सेहत से इनकार कर दिया, जिस पर आइंदा समाअत पर गवाह तलब कर लिए गए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम खान ने पार्क लेन रेफरेंस की समाअत की। आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस कराची से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए, जबकि दीगर मुलजिमान की भी वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई गई। आसिफ अली जरदारी ने समाअत के आगाज पर कहा, मेरे वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, मुझ पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती। जिस पर जज एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी से मुकालमा करते हुए कहा, आपके वकील को पहले से तारीख मालूम थी, फर्द जुर्म आप पर आयद होनी है। फारूक एच नाइक अपने मोमिन वकील को भी भिजवा सकते थे। 2 सादा से सवालात हैं इंग्लिश में, आप वो सुनकर जवाब दे दें। इस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा, आप अपने ऑर्डर में ये जरूर लिखें कि वकील की गैर मौजूदगी में मुझ पर फर्द जुर्म आयद की जा रही है। जज एहतसाब अदालत ने कहा, चार्जशीट हमेशा मुलजिम पर फ्रेम होता है, अगर उनका वकील न आए तो हम मजबूर नहीं कर सकते। इसके बाद एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने इल्जामात की फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई, जिसमें कहा गया, आपने बतौर सदर पाकिस्तान पर असर अंदाज होकर कर्ज की रकूम फ्रंट कंपनी को जारी करवाई। आपने बदनीयती से अपनी फ्रंट कंपनी पार्थेनन को 1.5 अरब रुपए का कर्जा दिलवाया। आप पार्कलेन कंपनी के डायरेक्टर थे और जाल साजी का मंसूबा बनाया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम खान ने कराची में प्रोसिक्यूटर को आसिफ अली जरदारी के दस्तखत और अंगूठों के निशानात लेकर भिजवाने की हिदायत की, ताहम साबिक सदर ने फर्द जुर्म की सेहत से इनकार कर दिया।
और कहा कि मुझे भी 30 साल हो गए हैं ऐसे केसेस लड़ते लड़ते। इस पर जज ने रिमार्क्स में कहा कि फिर तो आपको फर्द जुर्म आयद करने पर एतराज नहीं होना चाहिए। साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद करने से कबल पार्क लेन रेफरेंस में शरीक मुलजिम इकबाल खान नूरी ने जज एहतसाब अदालत से रेफरेंस से बरियत और अपने मौक्किल से मुलाकात करवाने की दरख्वास्त की, जबकि शरीक मुलजिम ताहा रजा के वकील ने भी अपने मौक्किल से मुलाकात की दरख्वास्त दायर की। वकील ताहा रजा ने अदालत में कहा, मेरे मौक्किल का इस रेफरेंस में कोई किरदार नहीं, फर्द जुर्म से पहले मुलाकात की इजाजत दी जाए। जिस पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा, चार्ज फ्रेम होगा तो पता चल जाएगा। वकील ताहा रजा ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, आप मुझसे बात न करें बल्कि कोर्ट को एड्रेस करें। इस पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम खान ने कहा, हम चार्ज फ्रेम कर देते हैं और मुलजिमान से मुलाकात की इजाजत भी दे देते हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आमदन से ज्यादा असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज के जुडिशियल रिमांड में 27 अगस्त तक तौसीक कर दी। एहतसाब अदालत के जज सज्जाद अहमद ने केस पर समाअत की। हमजा शहबाज को अदालत में पेश नहीं किया गया। जेल सुप्रीडेंट का मौकिफ है कि हमजा शहबाज को कोरोना एसओपीज की बिना पर पेश नहीं किया गया। अदालत की जानिब से रेफरेंस दायर करने से मुतालिक इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि रेफरेंस तैयारी के आखिरी मराहिल में है, जल्द ही दायर कर दिया जाएगा। कुछ शरीक मुल्जिमान से तफ्तीश अभी जारी है। अदालत ने हमजा शहबाज के जुडिशियल रिमांड में 27 अगस्त तक तौसीक कर दी। नैब ने हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा असासाजात इल्जाम में गिरफ्तार कर रखा है। बदकिस्मती है, लोग ब्रीफ केस लेकर आते और भर के चले जाते हैं। अदालत ने वजीर आजम के तमाम मुशीरों की काबिलियत और तैनाती का तरीकाकार तलब कर लिया। ब्रीफ केस लाना, भर के ले जाना, तैनाती का तरीकाकार क्या है, अदालत का सवाल। 16 मशीरों के असासे भी तलब। वज़ीर आज़म के 16 मशीरों की तकर्रियों के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आज़म के तमाम मशीरों की काबिलियत और तैनाती के तरीकाकार समेत खिदमात और असासों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ इनके असासे 25,000 रुपए और बैरून मुल्क $25,000 होते हैं। बदकिस्मती है, लोग ब्रीफ केस लेकर आते और भर के चले जाते हैं। पाकिस्तान ने कोरोना को बेहतरीन हिकमत अमली से शिकस्त दी। दुनिया ने कोरोना के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली को मिसाली करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के सदर वोल्कन बोनत कहते हैं कि दुनिया को पाकिस्तान से सीखने का मशवरा देता हूँ। कोरोना मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तानी हिकमत अमली को दुनिया ने मान लिया। अक़वाम आलम ने कामयाबी का सर्टिफिकेट दे दिया। पाकिस्तान के दौरे पर आए अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के सदर वोल्कन बोस्कर ने कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तानी हिकमत अमली को दुनिया के लिए मिसाल करार दे दिया। उनका कहना है कि कोरोना वायरस से निपटना दुनिया भर के ममालिक के लिए चैलेंज है, लेकिन पाकिस्तान इस आलमी वबा से बेहतरीन अंदाज से नबद आजमा हुआ। दुनिया को कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से सीखने की जरूरत है। सदर जनरल असेंबली वोल्कन बोल्स का कहना है कि अदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं पाकिस्तान ने बाकी दुनिया से बेहतर इक़दामात उठाए। अपनी आंखों से इस सूरत हाल का मुशाहिदा करके बहुत खुशी हुई है। तारीफ वो जो दूसरा भी करे। माइक्रोसॉफ्ट के बानी ने पाकिस्तान की कोरोना वायरस के खिलाफ कामयाबी का एतराफ कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के शरीक बानी बिल गेट्स ने भी कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान के मौसर इक़दामात का एतराफ कर लिया। कहते हैं कि पाकिस्तान में मुतासिरीन की तादाद कम हो रही है, जबकि इंडिया में ये तादाद बढ़ती जा रही है। रवा साल जनवरी से अगस्त तक की सूरत हाल का ग्राफ दिखाते हुए बिल गेट्स का कहना था कि कराची में कोरोना मुतासरीन की शरह खतरनाक रही, लेकिन अब वहां यूरोप जैसी सूरत हाल है और मुतासरीन की तादाद कम हो चुकी है, लेकिन भारत में अभी भी जनूबी अमरीका जैसी सूरत हाल है। कोरोना के बायस बंद कारोबार खुल गए। महकमा दाखिला सिंध ने लॉकडाउन पाबंदियों के खात्मे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामिये के मुताबिक हफ्ते के 6 रोज तमाम कारोबारी सरगर्मियां जारी रहेंगी। सिनेमा, थिएटर्स और होटलों पर आयद पाबंदी भी खत्म। शादी हॉल्स और स्कूल 15 सितंबर तक बदस्तूर बंद रहेंगे।
कोरोना के बायस मुअत्तल जिंदगी बहाल हो गई। सिंध में कारोबार सुबह 6 बजे से 8 बजे तक खोला जा सकेगा। हफ्ते के रोज कारोबारी सरगर्मियां रात 9 बजे तक जारी रखने की इजाजत होगी। सिनेमा, थिएटर्स, होटल्स और रेस्टोरेंट पर आयद पाबंदियां भी खत्म कर दी गयी। शादी हॉल्स और स्कूल 15 सितंबर तक बदस्तूर बंद रहेंगे। सयाहती मकामात पर पाबंदी खत्म और टूरिज्म होटल्स में रिहायशी की इजाजत दे दी गई। ब्यूटी पार्लर्स और जिम पर आयद पाबंदियां भी खत्म कर दी गयी। सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOPs के तहत ही सड़कों पर रवा दवा होगी। शाहिद इजाज, सच TV, कराची। 5 माह से रुका हुआ पाकिस्तान में मईशत का पहिया चल पड़ा। कराची में भी लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। पाबंदियां खत्म होने पर शहरों के पिंजरों में बंद पंछी भी निकल आए। सियाहती और तफरीकी मकामात की रौनकें बहाल हो गईं। मरी से कागान तक सयाहों का रश लग गया। कोरोना हार गया, पाकिस्तान जीत गया। कराची समेत पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। मईशत का पहिया चल पड़ा। पाकिस्तान की मुआशी शहर कराची में सिंध हुकूमत ने कोरोना टास्क फोर्स के फैसलों के तहत लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते के 6 दिन सुबह 6 से रात 8 बजे कारोबारी सरगर्मियां जारी रहेंगी। सिनेमा, थिएटर, सियाहती मकाम, ब्यूटी पार्लर, जिम, रेस्टोरेंट और होटल्स पर भी पाबंदियां खत्म कर दी गयी है। शादी हॉल और स्कूल 15 सितम्बर तक बंद रहेंगे। खेलों पर SOP से मशरूत सरगर्मियों की इजाजत दे दी गई है। शायकीन के बगैर टूर्नामेंट मुनाकिद किए जा सकेंगे। गुज़श्ता हफ्ते वफाकी वजीर असद उमर ने मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने पर मुल्क में लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान किया था, जिसके तहत 10 अगस्त से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां, खेल और तफरीही मकामात से पाबंदियां हटा दी गई थी। ताहम 15 सितम्बर से स्कूल खोलने का हतमी फैसला 7 सितम्बर को कोरोना सूरत हाल का जायजा लेने के बाद किया जाएगा। लॉकडाउन खुलने के बाद सिर्फ 2 रोज में लाखों अफराद ने मरी, गलियात, कागान, नारान, सवात और गिलगित बल्तिस्तान के सियाती मकामात का रुख कर लिया है, जिसकी वजह से इन इलाकों में 5 माह से रुका हुआ कारोबार भी चल पड़ा है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक 2 रोज में कमोबेश 2.5 लाख अफराद ने गलियात के सियाती मकामात का रुख किया और तकरीबन 80,000 गाड़ियां दाखिल हुई। लाहौर में लॉकडाउन खत्म होने पर शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कहते हैं कि तमाम तरह SOPs पर अमल दरामद करते हुए कारोबार खुलना खुशाइंद है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे फरहान इजाज से। जी फरहान। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जो है आज मुकम्मल मार्केट जो है वो तमाम तर वक्त के लिए खोल दी गई हैं। शहरियों के जो है वो चेहरों पर जो है खुशी हमें दिखाई दे रही है। शहरी अपने काम करने में जो है मसरूफ में रकम दिखा सके निशानदार, तो यहाँ पर जो है वो दुकानदार अपने काम में मसरूफ भी दिखाई देते हैं। उनके चेहरों पर जो है वो खुशी भी देख सकते हैं। इनसे बात करते हैं, वो क्या कहेंगे जी बताइएगा। कारोबारी जिंदगी फिर एक दफा अपनी रवानी पर आ गई है, क्या कहेंगे, कितना खुश है, क्या कहेंगे? कारोबारी टाइमिंग तो बढ़ गई है, लेकिन कारोबार वैसा नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह ताला ये दोबारा ठीक हो जाएगा। लेकिन खुशी भी है हमें, ये नहीं कि नहीं, पहले से काफ़ी इंशाल्लाह ताला ऐसा ऐसा फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ये इंशाल्लाह ताला कारोबार कुछ है इंशाल्लाह। जी मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं जो मार्केट में जो है वो शहरियों को सहूलियात देते हुए मसरूफ हैं। इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, कारोबारी जिंदगी जो है वो रोज़मर्रा फरहान। अब आपको बताएं कि लबनान की दारुल हुकूमत बैरूत में होने वाले बड़े धमाकों के बाद कशीदा सूरत हाल के बायस लबनान की पूरी काबीना मुस्ताफी हो गई। वजीर आजम हसन रियाद कुछ देर बाद कौम से खिताब में अपनी हुकूमत के इस्तीफे का ऐलान करेंगे। बैरूत में होने वाले धमाकों से जहां शदीद जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा, वहीं बैरूत को सियासी मैदान में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लबनान धमाकों के हवाले हुकूमती नाअहली का इल्जाम लगाकर मुजाहिरीन ने कई दिनों से बैरूत में मुजाहरे शुरू कर रखे हैं, जो दिन ब दिन पुरतशद्दुद होते जा रहे हैं। मुल्क की सियासी क़ियादत ने हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों और हलाकतों के बाद अहम तरीन फैसला कर लिया। वजीर इत्तलात समेत कुछ वज़रा गुज़श्ता रोज इस्तीफा दे दिया था। पीर के रोज तमाम काबीना ही मुस्ताफी हो गई। बैरूत पोर्ट पर होने वाले खतरनाक धमाके ने तारीखी शहर को तबाह कर दिया है। अब तक 158 से ज्यादा जाँ बहक और मुतअद्दिद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। सानहे में 5000 से ज्यादा शहरी जख्मी हो चुके हैं, जिनमें कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब और फ्रांस समेत मुतअद्दिद ममालिक ने मुसीबत का शिकार लबनानी भाइयों के लिए इमदादी सामान पहुँचाया है। कोरोना वायरस के बाइस तालीमी सरगर्मियां मौखर होने की वजह से नया स्मार्ट सिलेबस मुतारिफ करवा दिया गया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने तमाम सब्जेक्ट का सिलेबस बराए इम्तिहानात 2020 40 से 50% तक कम करने का फैसला कर लिया है। अली मलिक रिपोर्ट करेंगे।
پنجاب میں پہلی سے 10ویں جماعت کے طلبہ کے لیے تعلیمی سال 2021 کا سمارٹ نصاب متعارف کروا دیا گیا۔ محکمہ پرائمری، مڈل اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے نیا سلیبس 50% تک کم کر دیا۔ حکام کے مطابق آئندہ تعلیمی سیشن ستمبر سے فروری تک صرف 6 ماہ کا ہوگا، اس لیے نصاب کو کم کر دیا گیا ہے۔ ہر سبجیکٹ کے چیپٹرز میں سے مخصوص اور اہم ٹاپکس کی فہرستیں تیار کی گئی ہیں اور باقی کم اہم چیپٹرز کو نکال دیا گیا ہے تاکہ سلیبس طلبہ اور ٹیچرز پر بوجھ بننے کی بجائے مختصر سیشن میں آسانی مکمل ہو جائے۔ آئندہ ہفتے کے دوران 8ویں، 9ویں اور 10ویں جماعت کے پیپر سیٹ کا اہم اجلاس ہوگا جس میں ان کو بریفنگ دی جائے گی کہ تمام بورڈز کے سالانہ امتحانی پرچہ جات اسی سمارٹ سلیبس سے بنائے جائیں گے۔ کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ علی ملک، سچ نیوز، لاہور۔ بات کریں گے بڑھتی مہنگائی کی اور مافیا کی، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ شوگر مافیا بے لگام ہو گئے۔ ملک کے مختلف شہروں میں چینی کی قیمت نے سینچری مکمل کر لی۔ سرکاری ادارے بیورو شماریات کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی اور کراچی میں چینی کی فی کلو قیمت 100 روپے تک پہنچ گئی۔ کامران چودھری رپورٹ کریں گے۔ چینی مافیا بے لگام، ملک کے مختلف شہروں میں چینی کی قیمت 100 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ ایک ہفتے کے دوران مزید 1 روپے فی کلو مہنگی ہونے کے بعد اوسطن قیمت 92 روپے سے بڑھ کر 93 روپے فی کلو ہو گئی۔ ادارہ شماریات کی جانب سے جاری مہنگائی کے ہفتہ وار اعداد و شمار کے مطابق چینی کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ نہ تھم سکا اور 4 ہفتوں کے دوران 8 روپے تک اضافہ ہوا ہے۔ شماریات بیورو کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی اور کراچی میں چینی کی زیادہ سے زیادہ قیمت 100 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اوسطن قیمت 97 روپے فی کلو ہے۔ سرکاری ادارے کے مطابق گجرانوالہ، سیالکوٹ، لاہور میں چینی کی قیمت 95 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ بیورو شماریات کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 15 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جبکہ اگست کے پہلے ہفتے میں 16 اشیاء کی قیمتوں میں کمی جبکہ 20 کی قیمتوں میں استحکام ریکارڈ کیا گیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران دودھ، دہی، ایل پی جی، پیٹرولیم مصنوعات، آلو، لہسن اور پیاز کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران ٹماٹر، چکن، کیلے اور دالوں کی قیمتوں میں کمی جبکہ مٹن، بیف، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت غیر قانونی مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ متنازع کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ کشمیریوں کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دی جائے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے صدر وولکن بوزکر نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے مسئلہ کشمیر اور دنیا سے اسلاموفوبیا کے خاتمے سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی حیثیت اور آبادی تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کو تنازع کشمیر حل کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے اور کشمیریوں کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دی جائے۔ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی کے صدر کو کورونا کے دوران حکومتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ حکومت کا فوکس لوگوں کی زندگیاں بچانا اور معیشت کی بحالی تھا۔ اس موقع پر دنیا میں اسلام کے خلاف نفرت کے خاتمے اور ترقی پذیر ممالک سے غیر قانونی طور پر رقوم کی منتقلی کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔ جنرل اسمبلی کے صدر وولکن بوزکر نے وزارت خارجہ کا بھی دورہ کیا۔ دفتر خارجہ پہنچنے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان کا استقبال کیا۔ ملاقات میں کشمیر سمیت عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر جنرل اسمبلی نے کورونا سے نمٹنے کے اقدامات پر پاکستان کی تعریف کی اور کہا کہ کورونا وائرس سے نمٹنا دنیا بھر کے ممالک کے لیے چیلنج ہے۔ پاکستان اس عالمی وبا سے بہترین انداز سے نبرد آزما ہوا۔ دنیا کو کورونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پاکستان خطے میں پائیدار قیام امن کے لیے اپنی عالمی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کا افغان عمل سے لے کر سعودی ایران کشیدگی اور لویا جرگے کے سمجھوتے تک کردار دنیا کے سامنے ہے۔ خطے میں امن کی خاطر کئی بار بھارت کو بات چیت کی پیشکش کی۔ امن کی راہداری کھولی گئی لیکن ان کی جانب سے اشتعال انگیزیوں کا سلسلہ بھی جاری رہا، جبکہ پاکستان نے کرتارپور راہداری سے بھی امن کا پیغام دیا۔ The facilitating role Pakistan has played in pushing forward the peace and reconciliation process there, the challenges that lie ahead, and the positive developments that have taken place, in the talks
the Doha Agreement and the decision taken by the Loya Jirga yesterday. पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने भारतीय शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदू तारकीन वतन की पुरस्कार मौत को अफसोसनाक वाकया करार दे दिया। भारत की तरफ से उनकी मौत को खुदकुशी करार देना भारतीय हुकूमत की मुजरिमाना सोच की अलामत है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह रमेश कुमार इंक्वानी ने अपने बयान में हुकूमत पाकिस्तान से इस अंदोनाक वाकये को आलमी सतह पर उठाने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी जश्न आजादी की तैयारियां जारी हैं। जगह जगह कौमी परचमों के स्टॉल्स भी सज गए, जहां शहरी परचम और बैजेस खरीदते दिखाई दे रहे हैं। मजीद इस पर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदा शहजादा मोइन से। जी शहजादा मोइन। अपनी उरूज पर हैं, जबकि जगह जगह स्टॉल्स भी सजा दिए गए हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से बच्चे, नौजवान और खवातीन में जबरदस्त जोश और खरोश पाया जा रहा है। यही वजह है कि शहर में लगे सब्ज परचमों के स्टॉल पर रश नजर आ रहा है। शहरियों का कहना है कि हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया था, हमें इसकी हिफाजत करनी है और हर साल हम अपने जश्न आज़ादी को खूब जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। जी, जश्न आज़ादी तो हर साल बड़े जोश और खरोश से मनाया जाता है। जैसा कि हम लोगों को आज़ादी की नेमत का पता है। आज़ादी जो हमने हासिल की है वो बड़ी जद्दोजहद के बाद हासिल की है। हाँ, समझ 70 साल 72 साल पहले जो हमने आज़ादी हासिल की, इसमें तकरीबन 10 लाख इंसानों का कत्लेआम हुआ, खून हुई, शहादत हुई और बहुत सारी इंसानों की जान। तो ये आज़ादी हमने आसानी से हासिल नहीं की। बच्चे भी खुश दिखाई देते हैं और अपने कौम से मोहब्बत का भरपूर इजहार करते भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार है और मैं इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। जश्न आज़ादी आने वाली है, भाई को लेकर आए हैं। छोटा भाई जिद करता है, मतलब झंडे दिलाने आए हम इसको। आई लव यू पाकिस्तान। आज़ादी के जश्न को पहले से ज्यादा शानदार अंदाज से मनाने के लिए शहरी पुरज़म दिखाई देते हैं। जिंदा कौमें जो है अपने यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाती है। यही वजह है कि शहर कायद में इस वक्त जो है परचमों की बहार है। कैमरामैन सराज अब्बास के साथ शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह इस्लामाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में सब्ज हिलाली परचमों की बहार ही बहार है, जबकि स्टॉल्स भी सज गए हैं। सैरिश खान रिपोर्ट करेंगी। जश्न आज़ादी की आमद शहर इक़्तिदार में सब्ज हिलाली परचमों की बहार छा गई। छोटी बड़ी मार्केटों और शाहराहों पर स्टॉल सज गए, जिन पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर का परचम भी लहराया जा रहा है। झंडियों और दीगर आराइशी अशिया के साथ स्टॉल्स पर कौमी परचम के रंगों से सजे मलबूसात भी शामिल हैं। हम वैसे ही अपने जोशो जज्बात के साथ 14 अगस्त मनाएंगे जैसे पहले मनाते थे। हमने ये झंडा खरीदा है, अभी यहाँ पे मेरे कैप्स हैं, कुछ ये जो से बाजे वगैरह ये लेंगे और इंशाल्लाह जरूर मतलब पूरा जोशो खरोश से हम मतलब मनाएंगे। शहरियों का कहना है कि आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मना रहे हैं, घरों और गलियों को भी सजाएंगे। SOP से पूरा अमल करके 14 अगस्त पूरे जोशो खरोश से मनाएंगे और दुनिया को बताएंगे पाकिस्तान आज के दिन आज़ाद हुआ था। हम अपने पाकिस्तान का जश्न मनाएंगे और हम पाकिस्तान के झंडे पकड़ के ऐसे जश्न मनाएंगे जैसे ईद में खुश होते हैं। झंडों से सजे दीदा जेब स्टॉल्स ने शहर की रौनक को 4 चांद लगा दिए। इस्लामाबाद में इस वक्त सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। शहरी कहते हैं कि वतन अजीज बुजुर्गों की नाकाबिल फरामोश कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाएंगे। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ सहरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। मार्केट सब्ज हिलाली परचमों से मुज़य्यन, मलबूसात, झंडियों, बैजेस, पेंट्स, बाजे और कैप से सजा दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे सैयद वकार हुसैन से। जी वकार, बताइएगा कि शहर लाहौर के बासी किस तरह से जश्न आज़ादी की तैयारियां कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जूं 14 अगस्त का दिन करीब आता जा रहा है, शहर की जितनी बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पर झंडे और झंडियों की फरोख्त जारी है। शहर की बड़ी मार्केट्स सब्ज लाली परचमों से सजा दी गई है। इसके अलावा शहर की बड़ी मार्केट में ही शहरी हमें जश्न आज़ादी के हवाले से शॉपिंग करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि शहर के जितने भी गली मोहल्ले हैं, इसके अलावा जितनी भी शारें हैं उसके किनारे बकायदा तौर पर स्टॉल्स भी लगा दिए गए हैं। मैं इस वक्त मुल्तान रोड पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं कि सड़क किनारे बकायदा तौर पर स्टॉल
लगाया गया है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि शहरियों का बेपना रश दिखाई दे रहा है। इस स्टॉल्स पर न सिर्फ सब्ज हलाली परचम दिखाई दे रहे हैं बल्कि सब्ज हलाली परचम से मुज़य्यन मलबूसात भी हमें दिखाई दे रहे हैं और शहरी यहाँ आ रहे हैं और अपने बच्चों को ज़्यादातर यहाँ लेकर आ रहे हैं और उन्हें शॉपिंग करवा रहे हैं। इसके अलावा जो शहरी हैं वो महंगाई का शिकवा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि माजी के मुकाबले में इस बार चीज़ें काफ़ी महंगी हैं, लेकिन वो अपने वतन अजीज़ से बेपना मोहब्बत करते हैं और जश्न आज़ादी पहले से कहीं बढ़ चढ़कर मनाएंगे। जो मंचले नौजवान हैं वो ज़्यादातर हमें सब्ज़ हलाली परचम से मुज़य्यन जो टी शर्ट्स हैं वो खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं और जो छोटी बच्चियाँ हैं वो ज़्यादातर हमें चूड़ियाँ खरीदती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जो फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बैचेस खरीद रहे हैं। इसके अलावा बाजे खरीद रहे हैं और ज़्यादातर जो शहरी हैं वो अपने बच्चों के लिए पेंट्स भी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहर में आज जो लॉकडाउन है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है, जिसकी बिना पर हम देख रहे हैं कि शहर की जितनी बड़ी मार्केट्स हैं वो खुली हुई हैं और वहाँ पर ज़्यादातर हमें जो शहरी हैं वो 14 अगस्त की हवाले से तैयारियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा शहरियों का ये भी कहना है कि वो अपने वतन अजीज़ से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और माजी के मुकाबले में कहीं बढ़ चढ़कर अपने घरों को सब्ज़ हलाली परचम से। बहुत शुक्रिया वकार हुसैन। पाकिस्तान ने बैंकिंग सेक्टर में एक और एजाज हासिल कर लिया। एशियन बैंकिंग एंड फाइनेंस मैगजीन ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए कॉर्पोरेट क्लाइंट ऑफ द ईयर अवार्ड का ऐलान कर दिया है। एशियन बैंकिंग एंड फाइनेंस मैगजीन की जानिब से दिए जाने वाले एजाज पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के नायब सरबराह सैयद जमाल बाकिर का कहना है कि ये नेशनल बैंक के तमाम स्टाफ के लिए बाइसे मुसर्रत है कि नेशनल बैंक को इस अहम एजाज के लिए मुंतखब किया गया। उनका कहना था कि यह इतराफ है कि इनकी खिदमात का जो 7 दिहाइयों से नेशनल बैंक बतौर कौमी बैंक अपने शहरियों के लिए अदा कर रहा है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मुल्क भर में 1500 से जायद और दुनिया भर में 21 आलमी ब्रांचेस पर अपनी सर्विसेज आलमी मयार के मुताबिक अदा कर रहा है। यही वजह है कि इसको माजी में भी आलमी इदारे A+ ग्रेडिंग दे चुके हैं। तीन टेस्ट मैचेस की सीरीज का दूसरा मुकाबला जुमेरात से शुरू होगा। सीरीज में इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ 1-0 से बढ़तरी हासिल है। Gone now. Edged and gone. There's the sweep, and he's got it. Pulled nicely. That'll be 4. I don't think the sweeper will get round. पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जारी टेस्ट सीरीज का दूसरा अहम मैच साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। सीरीज में पाकिस्तानी खिलाड़ी नई हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे। कौमी क्रिकेटर्स कम बैक करके सीरीज में अपनी पोजीशन मजबूत करने के ख्वाहां हैं। हेड कोच और कप्तान असर अली ने भी अहम मशावरत मुकम्मल कर ली है। Never bagged the pair. Is he off the pair? He is, with a nice punch down the ground. कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।